In this video, we will discuss Coase theorem. This is part 9 of the 17 videos on externalities. Part 1 is related with introduction of externalities. Part 2 defines public goods. Part 3 is related with externalities in production and consumption. Part 4 shows negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 shows negative externality in consumption. Part 7 shows positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. In part 9 here we will discuss Coase theorem. Part 10 summarizes the Coase theorem. Part 11 shows assumptions of Coase theorem. Part 12 explains criticism of the Coase theorem. Part 13 produces possible solutions of Coase theorem. Part 14 is related with public policies toward externalities. Part 15 shows command and control policies. Part 16 and 17 are based on market-based policies. 16th part is related with the corrective taxes and subsidies. 17th part is related with tradable pollution permits. Here in this video, in part 9, we will discuss Coase theorem. It is given by R. Coase in 1960. Ronald Coase was a British economist and author. He was the Clifton R. Mercer Professor of Economics at the University of Chicago Law School. He received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1991. In his article, The Problem of Social Cost, रोनाल्ड कोज ने एक आर्टिकल लिखा है 1960 में, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट. उसमें इन्होंने थ्योरम दी है. पिगूस 1912 कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एक्सप्लेन्ड अबव, जो भी हमने ऊपर 8 वीडियोस में डिस्कस किया है एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, वो पिगू का विचार था. पिगू का जो कॉन्सेप्ट है 1912 में जो उन्होंने दिया था is based on the argument that in the presence of externalities, the government should intervene by levying taxes and imposing external costs on those imposing external costs and subsidizing those who contribute external benefits. जो पिगू एसी पिगू का कॉन्सेप्ट था एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में, जो हमने इससे पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, पिगू ने क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नलिटीज़ प्रेजेंट हों तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए. गवर्नमेंट क्या करे? जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं, दोज इम्पोजिंग एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट को जो बढ़ावा देते हैं, मींस जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इम्पोज करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन के थ्रू हो, चाहे वो प्रोडक्शन के थ्रू हो, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए. और जो एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट करते हैं, मींस जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं, उनको सब्सिडी दी जाए. पिगू ने, एसी पिगू ने ऐसे टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया था एक्सटर्नलिटी का सॉल्यूशन, जिसको हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी किया है, डायग्रामेटिकली समझाया भी है अपने सभी वीडियोस में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है प्रोडक्शन की, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है कंजम्पशन की, तो डिफरेंट वीडियोस में हमने ये एक्सप्लेन किया है पिगू का कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, तो उसको सब्सिडी दी जाए. और अगर कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए. इट मीन्स एक्सटर्नलिटीज़ का सॉल्यूशन जो पिगू ने दिया है
वो दिया है टैक्सेस एंड सब्सिडीज के थ्रू। दिस आर्गूमेंट पिगू का आर्गूमेंट, टैक्सेस एंड सब्सिडी वाला आर्गूमेंट, was challenged by Coase in 1960, about 50 years later। 12 में ये कॉन्सेप्ट दिया था पिगू ने टैक्स एंड सब्सिडी वाला। 1960 में जाकर ये चैलेंज हुआ, कोज ने, रोनाल्ड कोज ने इसको चैलेंज किया। Who argued that the presence of externalities does not necessarily mean the government should intervene। कोज ने कहा कि अगर एक्सटर्नैलिटीज़ प्रेजेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे तो ही उसका सलूशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट इंटरवेंशन और द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस विल कॉस्ट समथिंग। क्योंकि कोज के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगी, पॉलिसीज़ को अपने ऑफिसर्स के थ्रू काम लेगी, अपने डिपार्टमेंट्स बनाएगी, तो गवर्नमेंट ये सारे खर्चे करेगी। इट मीन्स गवर्नमेंट का टैक्सेस लगाना, सब्सिडीज़ देना, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना इन कामों के लिए, तो कुछ ना कुछ खर्चा उस पर आएगा इन कामों के ऊपर। इट मीन्स अगर एक्सटर्नैलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए, टैक्सेस लगाने के लिए, सब्सिडीज़ देने के लिए गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई खर्चा जरूर इसमें आएगा उस काम के ऊपर। एंड इफ़ दीज कॉस्ट्स आर हायर दैन द सोशल बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरवेंशन देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल नॉट इंक्रीज सोशल वेलफेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेन यही लाइन है कि जितना भी खर्चा गवर्नमेंट को टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को मैनेज करने में आएगा, अगर वो खर्चा ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, एक्सटर्नैलिटीज़ को मैनेज करने का जो बेनिफिट है उस बेनिफिट से। अगर आप हमारी पहले वीडियोस देखो, इससे पहले वाली, तो हमने हर स्टेप पर, जैसे ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है प्रोडक्शन की, इसमें प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलेगी तो ये नेट गेन होगा सोसाइटी को। हम ये बोल रहे हैं कि इस सब्सिडी को देने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी मशीनरी काम पर लगाई, जो भी डिपार्टमेंट काम पर लगाया, उस पर जितना खर्चा आया, अगर वो खर्चा इस बेनिफिट से ज़्यादा हो तो ये बेनिफिट का कोई फ़ायदा नहीं है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि जितना हमने बेनिफिट लिया उससे ज़्यादा तो हमने खर्चा कर दिया इस सब्सिडी को देने के लिए। ऐसे ही जैसे मान लो, ये कंजम्पशन के ऊपर हमने कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगाया, क्योंकि जो कंजम्पशन है उससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही है सपोज, तो जब हम कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगाने से ये नेट बेनिफिट हुआ सोसाइटी को, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। बट टैक्स लगाने के लिए जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को इस टैक्स को मैनेज करने में जितना भी खर्चा आता है, वो खर्चा अगर इस बेनिफिट से ज़्यादा हो तो इस स्टेप का कोई बेनिफिट नहीं होगा सोसाइटी को। ये हमारी इस लाइन का मीनिंग है कि जब एक्सटर्नैलिटीज़ को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी टैक्सेस के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, तो कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। अगर वो खर्चा एक्सटर्नलिटीज़ को मैनेज करने में जो बेनिफिट्स होने हैं उन बेनिफिट्स से ज़्यादा हो, अगर वो खर्चा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी। ये कोज का आर्गूमेंट है। तो इसका सल्यूशन क्या है फिर कोज के अकॉर्डिंग? यही कोज की थ्योरम है जो इसका सल्यूशन है। कोज आर्ग्यूड इन एडिशन दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट डील्स, कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना अपने आप ही डील हो जाए लोगों में, मार्केट बेस्ड, दैट वुड अचीव द सेम रिजल्ट एज गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जो भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के थ्रू, टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ के थ्रू हम गोल अचीव करना चाहते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो
वो काम विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस मार्केट अपने आप कर सकती है, प्राइवेट डील्स के साथ वो काम हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी तो जितना भी ये खर्चा आना था वो नहीं आएगा, सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट ही रह जाएगा। ये कोस का आर्गुमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्रामेटिकली इसको समझाएंगे। उसके लिए हमने ये एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज़ पेपर मिल डंपिंग वेस्ट इन अ रिवर एंड दस हर्टिंग फिशिंग। ये हमारी स्टार्टिंग में एग्जांपल थी जिसमें हमने ये सारा चैप्टर स्टार्ट किया था कि जैसे मान लो कोई केमिकल फर्म है, पेपर प्रोड्यूसिंग फर्म है, ये अपने वेस्ट को जो पास में रिवर जाती है, इस रिवर में डंप कर रही है अपनी वेस्टेज को, और रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है, और उस रिवर वाटर के पास जो भी घर हैं, लोग हैं, फिशरमैन हैं मान लो, उनको लॉस हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा हो रही है। इस ये एग्जांपल के बेस पर हम कोस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। अगर प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही हो, ये जो एग्जांपल है ये हमने एक्सटर्नलिटीज़ के पहले वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है। तो इसके बेस पर डायग्रामेटिकली कोस थ्योरम कैसे बनेगी, क्या कोस का आर्गुमेंट है, बिना गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के हम कैसे एक्सटर्नलिटीज़ को इंटरनलाइज कर सकते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। आप भी डायग्राम हमारे साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ बनाइए ताकि आपको जो डायग्राम की डेरिवेशन है उसका डिटेल में पता चल जाए। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लो प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ये हम एक तरह से लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक मान लो पेपर मिल है, वो डंप कर रही है अपना वेस्ट पास वाली रिवर में, और उस रिवर के पास जो भी फिशरमैन हैं उनको लॉस हो रहा है। हम इसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब पेपर मिल पेपर प्रोड्यूस कर रही है तो उस पेपर के प्रोडक्शन होने से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है फिशरमैन के लिए। तो जब हम प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात करेंगे तो मान लो कंजम्पशन में कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, इस बेस पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। These are the axes. On horizontal axis we are taking quantity x, vertical axis price of x, हॉरिजॉन्टली हमने लगाई है क्वांटिटी, वर्टिकली लगाई है प्राइस। हम पहले ज्यूम कर रहे हैं कि सपोज कंजम्पशन में कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, इसका मतलब जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट वाली कर्व है वह ही मार्जिनल सोशल बेनिफिट वाली कर्व है, जिसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। दिस इज आल्सो मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व है वो मान लो है ये वाली, दिस इज एमपीसी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व, जो कि सप्लाई कर्व है इस फर्म की। और अगर हम कॉम्पिटिटिव इकॉनमी को फ्री छोड़ दें तो अपने आप प्राइवेट के हिसाब से जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन होगा इस इक्विलिब्रियम के बेस पर। सपोज दिस इज पॉइंट सी, यही प्राइवेट बेनिफिट कर्व है, ये प्राइवेट कॉस्ट कर्व है, उस हिसाब से ये इक्विलिब्रियम बन गया। तो ये जो फर्म है, ये फर्म को बेनिफिट क्या है कि ये फर्म पैदा करे x2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट
बट जब ये फर्म इस चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही है, जिस वजह से सोसाइटी के हिसाब से अगर देखें तो सोशल कॉस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब हम जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व है वो ऊपर बनाएंगे। दिस इज़ द मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व। अब अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें, सोसाइटी के हिसाब से इस चीज़ का जो प्रोडक्शन है, एक्स का प्रोडक्शन, वो यहाँ पर होना चाहिए। सपोज दिस इज़ पॉइंट ए, जहाँ पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल हैं। सोसाइटी के हिसाब से एक्स का प्रोडक्शन होना चाहिए x1, बट ये फर्म जो प्रोड्यूस करेगी वो करेगी x2। अब जब ये फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी पेपर का, आप इस हिसाब से देखो, जितना ही ये फर्म ज़्यादा पेपर का प्रोडक्शन करेगी उतना ही वेस्टेज ज़्यादा होगा, उतना ही वेस्टेज रिवर में डाला जाएगा और उतना ही फिशरमैन को लॉस होगा। तो अब जो सोसाइटी है, सोसाइटी चाहती है कि इसका प्रोडक्शन हो x1, बट फर्म इसका प्रोडक्शन कर रही है x2। अब पिगू के अकॉर्डिंग क्या था? पिगू के अकॉर्डिंग तो ये था कि प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा दो ताकि वो x2 का प्रोडक्शन ना करे, x1 का प्रोडक्शन करे। बट अब कोस के अकॉर्डिंग क्या है? कोस के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन जो है वो अपने आप ही हो सकता है। अब देखो कैसे होगा इसका सोल्यूशन। अगर मान लो आउटपुट x1 किया जाए, x1 मान लो आउटपुट अगर हो, इट मीन्स इक्विलिब्रियम सी पॉइंट पे अगर ना हो, ए पॉइंट पे हो। एक परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है उसकी बात करें, मैंने वो अलग से परफेक्ट कंपटीशन की वीडियोस में दिखाया हुआ है कि ये मान लो एक्स कमोडिटी है, ये इसकी प्राइस है, ये मान लो डिमांड कर्व है, ये मान लो सप्लाई कर्व है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिमांड कर्व तक का जो पोर्शन है ये वाला, इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सप्लाई कर्व तक, सप्लाई कर्व से ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस तक जो पोर्शन है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर हम सी पॉइंट के हिसाब से देखें, सी पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन किया जाए पर उससे हटाकर अब हम प्रोडक्शन ए पॉइंट पर कर रहे हैं, इट मीन्स ये सारा लॉस है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में। क्योंकि जब हम सी पॉइंट पर होंगे, यहाँ पर हम प्राइस बनाएंगे, तो अगर हम ए पॉइंट पर आ गए तो इट मीन्स ये सारी हिस्सा ख़त्म हो गया। मान लो यहाँ कहीं हम आ गए तो ये दोनों ट्रायंगल ख़त्म हो गए, ये पोर्शन, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से नीचे प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस में जो लॉस हुआ वो हुआ ए सी सपोज ई, इतना लॉस हुआ। बट जो गेन हुआ फिशरमैन को इतना प्रोडक्शन कम करने से, जो गेन होगा इनको, वो गेन होगा इस पॉइंट से लेकर, मान लो ये सारा गेन होगा ए बी सी ई, ये सारा गेन है। ये गेन हमने कैसे लगाया? ए बी सी ई, ये गेन हमने लगाया इस आउटपुट रेंज में जितना भी सोशल बेनिफिट से ऊपर ये कॉस्ट है जिसको हमने ख़त्म कर दिया, और जितना प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर जो सोसाइटी वाली कॉस्ट, सोशल कॉस्ट तो ज़्यादा थी जिसको हमने कम कर दिया। तो ये टोटल गेन है सोसाइटी को, इसमें से इतना दोनों को लॉस हो गया, तभी हम बोलते हैं अपनी बाकी वीडियोस में कि ए बी सी नेट गेन है सोसाइटी को। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब प्रोडक्शन x2 से कम करके x1 किया जाएगा तो फिशरमैन को जो गेन हुआ वो हुआ ये सारा बॉक्स
ABCE, और जो लॉस हुआ कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को वो हुआ ACE। अब गेन जो है, गेन है ABCE, दिस इज गेन। और जो लॉस है ACE, दिस इज लॉस। एंड यू नो, इन दिस डायग्राम गेन ग्रेटर देन लॉस, जो गेन है ABCE वो बड़ा है लॉस से, ACE से। तो फिशर्स का जो गेन है फिशरमैन के लिए वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू लॉस। अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? अब इसका सलूशन ये हो सकता है कि फिशरमैन जो हैं, फिशरमैन को क्यों कर लॉस हो रहा है, गेन ज़्यादा होगा इतना आउटपुट कम करने से। तो फिशरमैन फर्म के मालिक के पास जाएंगे, उसको कहेंगे, उसको पैसे भी दे सकते हैं, वो उसको ब्राइब भी दे सकते हैं कि आप इसका प्रोडक्शन X2 की बजाय X1 ही कीजिए। क्योंकि फिशरमैन ने मान लो फर्म के मालिक को पैसा दे दिया, उसको बेनिफिट दिखा दिया, ताकि जो प्रोडक्शन है वो X2 ना किया जाए, पेपर का X1 ही किया जाए। तो सोशली ऑप्टिमम जो आउटपुट है वो पैदा किया जा सकता है अगर ऐसे प्राइवेट डील हो जाए, ये कोर्स का मानना है। अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई है कोज ने, वो क्या दिखाया है? कोज also argued that it would make no difference to the allocation of resources how the property rights to a contestable resource were assigned। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कोज की। अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से डिस्कस करें, प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब ये है कि ये जो रिवर है, मान लो ये फर्म मालिक हो इस रिवर की, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फिशरमैन मान लो इस रिवर के मालिक हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर्टी, रिवर इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट मीन्स प्रॉपर्टी ऑनरशिप। ये फर्म की हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिशरमैन की हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्राइवेट डील है वो काम कर सकती है। देखो कैसे, पहले इन्होंने ये बताया है कि मान लो अगर रिवर के जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मान लो फिशरमैन के पास हो, सपोज फिशरमैन जो हैं वो रिवर के मालिक हों, तो क्या होगा? अब रिवर जो है वो फिशरमैन की है। आप फिशरमैन की रिवर में किसी फैक्ट्री ने केमिकल डाल दिया, तो अब इसको हम कैसे दूर करेंगे प्रॉब्लम को? अब जो पेपर मिल है, पेपर मिल ने क्योंकि किसी की रिवर में वेस्ट डाल दिया, तो पेपर मिल वाले रिवर के मालिक को पैसे दे देंगे, जितना भी इनका लॉस हुआ कंपनसेट करेंगे इस लॉस को, या इनसे पैसे देकर ये वेस्ट डालने की परमिशन ले लेंगे। कितना पैसा देंगे? जितना इनको लॉस है, जितनी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से। अब जब ये पैसे देंगे फिश फैक्ट्री के मालिक वाले, तो इनकी जो कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन की वो ये नहीं आएगी, इस क्योंकि इतना तो आया इनका पेपर प्रोड्यूस करने का खर्चा, प्लस इतना खर्चा जो है जितनी ये ऊपर है MSC MPC से, इतना इनको खर्च पैसा देना पड़ा फिशरमैन को जो रिवर के मालिक थे। तो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का खर्चा इट मीन्स MPC नहीं होगा, MSC होगा। MPC फैक्ट्री का अपना खर्चा, ये गैप जितना
फैक्ट्री ने फिशरमैन को दिया, क्योंकि फिशरमैन जो हैं वो रिवर के मालिक हैं। तो जब फर्म अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगी, इट मीन्स फर्म की जो कॉस्ट है वो एमपीसी नहीं है, फर्म की कॉस्ट एमएससी है। तो जब वो एमएससी के हिसाब से अपना इक्विलिब्रियम बनाएंगे, मार्जिनल सोशल कॉस्ट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट के हिसाब से, तो इक्विलिब्रियम नेचुरली ए पर ही बनेगा, सी पर नहीं बनेगा। इट मीन्स आउटपुट जो हो वो x2 नहीं होगा, x1 ही होगा। तो अपने आप ही एक्सटर्नलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी हैज़ बीन इंटरनलाइज्ड। एक्सटर्नलिटी जो थी वो इंटरनलिटी बन गई, मीन्स सिस्टम के अंदर ही उसका सोल्यूशन हो गया विदाउट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। अब दूसरी बात, दूसरी साइड से अगर हम देखें, अगर मान लो रिवर में जो वेस्ट डाल रही है फर्म, ये फर्म ही इस रिवर की मालिक हो, मान लो। अब अगर ये फर्म इस रिवर की मालिक है, तो ये फर्म तो इस रिवर में डाल सकती है वेस्ट, क्योंकि फर्म इसकी मालिक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फिशरमैन हैं उनको लॉस है। अब फिशरमैन इस फर्म के पास जाएंगे, इस फर्म के पास जब फिशरमैन जाएंगे तो इस फिशरमैन अब इस फर्म को पैसे देंगे, ब्राइब करेंगे कि आप हमसे पैसे ले लो, आप आउटपुट जो है x2 मत करो, x1 करो। अब उस केस में ये कॉस्ट ऊपर कैसे ऐड होगी? अब देखो, जब ये आउटपुट करेंगे इतना, x1 आउटपुट करेंगे, मान लो ये 80 आउटपुट है, ये मान लो 100 आउटपुट है। अब जो फैक्ट्री है, पेपर मिल है, पेपर मिल 100 आउटपुट कर सकती है। 100 आउटपुट करने से इनको जितना भी इस आउटपुट को सेल करके पैसे मिलेंगे, अब वो कम मिलेंगे, क्योंकि अब ये 80 आउटपुट कर रहे हैं। तो मार्केट में इनका आउटपुट 80 सेल हो रहा है, 20 आउटपुट इनका सेल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये 20 आउटपुट पैदा ही नहीं कर रहे। तो इट मीन्स ये क्या करेंगे, जब ये 80 आउटपुट को सेल करेंगे, तो 80 आउटपुट को पैदा करने की जो कॉस्ट है वो यही शो करेंगे कि जितनी कॉस्ट 100 को पैदा करने में आनी थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 80 आउटपुट पैदा करने पर जितना खर्चा फर्म का आया, ओके, उतना तो है, प्लस 20 आउटपुट अगर ये और पैदा करते तो इस फर्म को रेवेन्यू होनी थी, वो रेवेन्यू अब नहीं हो रही। तो वो रेवेन्यू जो नहीं हो रही, वो भी फर्म इस 80 की कॉस्ट में ही ऐड कर रही है। अब जो वो रेवेन्यू आनी थी 20 और आउटपुट पैदा करके, वो इस फर्म को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये फर्म 20 आउटपुट पैदा और कर ही नहीं रही। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब 80 आउटपुट जब फर्म ने किया, 80 आउटपुट करने से दो तरह का खर्चा फर्म को आया। पहला, इस 80 आउटपुट करने के लिए जो खर्चा आना है वो खर्चा, इस 80 इन आउटपुट को पैदा करने के लिए 80 आउटपुट के हिसाब से इनपुट्स हैं, लेबर है, मशीन का खर्चा है, बिजली का खर्चा है और खर्चे हैं। तो 80 आउटपुट को पैदा करने के लिए जितना खर्चा आया, एक तो वो खर्चा है, प्लस जो 20 और आउटपुट पैदा करके पैसे मिलने थे फर्म को, रेवेन्यू अर्न करना था, वो नहीं हो रहा। मतलब 80 आउटपुट पैदा करने पर जो खर्चा है ये तो फर्म ने अपनी पॉकेट में से पे किया, पैसा फर्म से किया, फर्म ने पे किया। 20 वाला कौन सा है? जो 20 आउटपुट पैदा करके फर्म को एक्स्ट्रा पैसा मिलना था, जो भी इसने कमाना था, वो अब नहीं कमाया। मतलब फर्म को पैसे फर्म की पॉकेट में आने थे, वो नहीं आए। तो जो नहीं आए, जो आने थे, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो
पैसा मान लो ये पैसा है AE तक, सपोज जितनी ये कॉस्ट ऊपर चली गई, इसलिए हम कहते हैं कि दो तरह का खर्चा इन्वॉल्व हुआ। दोबारा फिर सुन लो, एक बार और मैं बता देता हूँ। 80 आउटपुट पैदा करने के लिए जितना खर्चा आया, एक तो वो खर्चा है, प्लस दूसरा खर्चा कौन सा है कि अगर मान लो आपने 20 आउटपुट और सेल करना था, 80 की बजाय 100 आउटपुट करना था, तो 20 और आउटपुट सेल करके जो भी फर्म को पैसे कमाने थे वो अब फर्म नहीं कमा रही, क्योंकि अब फर्म 100 आउटपुट नहीं कर रही, 80 आउटपुट कर रही है। तो वो जो 20 आउटपुट सेल करने पर और पैसा फर्म नहीं कमा रही, वो भी फर्म 80 में ही ऐड कर रही है एज अ कॉस्ट। इसलिए जो फर्म की MSC है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने बीच में ऐड की है। इस तरीके से दोबारा फिर हम ये बोल रहे हैं कि बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से अपने आप ही जो इक्विलिब्रियम है वो C के कंपैरेटिव A पर चला जाएगा, आउटपुट जो है वो X2 की बजाय X1 पर आ जाएगा विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ Coase and this is the explanation of the Coase theorem. For complete explanation of the Coase theorem and detailed analysis of externalities, must watch all the 17 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.